Hello, doctors. Myself Kumar Madhav. I'm your professional नीट काउंसलिंग एडवाइजर एंड सीईओ ऑफ नीट प्रेडिक्टर। तो आज के इस वीडियो में मैं नीट एसएस काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो उन सब नीट एसएस एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इस साल नीट क्वालिफाई किया है या फिर जो कुछ मार्क्स से नीट क्वालिफिकेशन उनकी छूट गई है। तो इस वीडियो में मैं नीट एसएस काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसे काउंसलिंग प्रोसेस, नीट एसएस की एलिजिबिलिटी, काउंसलिंग रूल, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो ग्रुप वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए, और बॉन्ड और उसकी पेनल्टी क्या है, कॉलेज वाइज बॉन्ड या स्टेट वाइज बॉन्ड के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्टाइपेंड कितनी दी जाती है और काउंसलिंग को अटेंड करने से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखना चाहिए। तो आइए बिना किसी डिले किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नीट एसएस की जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो नीट एसएस की जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है उसके अंदर डीएम, एमसीएच, डीएनबी, प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, उनकी जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी कराती है। एमसीसी मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है, जिसकी वेबसाइट mcc.nic.in है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला होता है जितने भी कैंडिडेट हैं उनका एमडी, एमएस या डीएनबी, इनकी डिग्री जो होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए और इसके साथ साथ एनएमसी से रजिस्टर होनी चाहिए। वैसे कैंडिडेट ही नीट एसएस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके साथ कैंडिडेट जो है नीट एसएस की जो एग्ज़ाम है वो अपने जो क्वेश्चन की जो ग्रुप थी उसमें क्वालिफाई होना कंपलसरी है। तो क्वालिफिकेशन मार्क्स अभी के लिए 50 परसेंटाइल है और जो भी कैंडिडेट ने अपने ग्रुप में 50 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर किया वैसे कैंडिडेट ही अभी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ये तो थी एलिजिबिलिटी की बात। और यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं बोलने जा रहा हूँ। तो नीट एसएस की काउंसलिंग में कोई भी रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती है। जैसे यूजी या पीजी में रिजर्वेशन होती थी बेस्ड ऑन कैटेगरी या बेस्ड ऑन स्टेट डोमिसाइल या बेस्ड ऑन रिलीजियस कास्ट या दूसरे कैटेगरी को देखते हुए। नीट एसएस जो है वो रिजर्वेशन फ्री होती है। इसमें सारे कैंडिडेट जो हैं जनरल कंसिडर किए जाएंगे या ओपन कंसिडर किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काउंसलिंग रूल। तो काउंसलिंग रूल में कैसा होता है कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको सबसे पहले एमसीसी के वेबसाइट पे रजिस्टर करनी होती है। वो कब करनी होती है, आप अभी रजिस्टर नहीं कर सकते। एमसीसी एक काउंसलिंग की डेट रिलीज़ करती है, उस डेट के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट होती है। अलॉटमेंट के बाद आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे मतलब 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग होते हैं। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात ना करें, प्रीवियस ईयर तो 3rd राउंड भी हुई थी, वो डिपेंड करती है। बट इस मेनली अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू द एमसीसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन वहाँ पे 2 राउंड की काउंसलिंग होती है, राउंड 1 और राउंड 2। जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो राउंड 1 में रजिस्टर करके फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके चॉइस फिलिंग करके फिर अलॉटमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग राउंड 1 की बात करते हैं तो राउंड 1 कैसे होती है। राउंड 1 में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, जो एमसीसी एक डेट रिलीज़ करती है, उस डेट में आपको एमसीसी के वेबसाइट पे जाके mcc.nic.in में जाके वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी में जाके आपको सबसे पहले रजिस्टर करनी होती है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने होते हैं। आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद फिर आपको एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी होती है, दैट इज़ ऑफ 5000। आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर दिया, फिर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मतलब चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको फिर 2 लाख ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट दी जाती है। आप वो 2 लाख ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट पे करेंगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपने पे कर दिया, फिर जो दिए गए समय रहते हैं उसके बीच में आपको फिर वहाँ पे चॉइस एंट्री करनी पड़ती है। तो यहाँ पे चॉइस एंट्री क्या होती है, जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर जो भी ब्रांच आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बेस पे आपको वहाँ पे वो चॉइसेस ऑप्ट करने पड़ते हैं। और चॉइस फिलिंग कैसे की जाती है, ये टॉप टू बॉटम की जाती है। मतलब आपके अकॉर्डिंगली जो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में जिस इंस्टीट्यूट को रखना चाहते हैं उसको फर्स्ट, सेकंड प्रायोरिटी को सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी को थर्ड, ऐसे करके आप n नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट आप कर ले कि देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन चॉइस फिलिंग या फिर नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग। मतलब आप जितने भी नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग या फिर जितने भी नंबर ऑफ कोर्सेज हैं जिस ग्रुप में आपने फिल किया वो आप कंप्लीटली पूरा का पूरा भी फिल कर सकते हैं या फिर एक लिमिटेड ऑप्शन फिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। बट मेरा यहाँ पे पर्सनल सजेशन होगा आपसे कि डोंट ट्राई टू फिल ऑल ऑप्शंस। मतलब जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको फिल ना करें, जो आपको चाहिए सिर्फ वैसे ही ऑप्शंस को फिल करें। फिर आपने चॉइस फिलिंग कर दिया राउंड 1 में। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
एमसीसी ने कहा कि चॉइस लॉक करना होता है। ठीक है, अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो लास्ट डेट में वो चॉइस भी ऑटोमेटिकली लॉक होती है। तो आप एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे भी बना सकते हैं कि एमसीसी की जो चॉइसेस है, आपने चॉइस फिल करके सेव कर दिया, वो चॉइसेस ऑटोमेटिकली लास्ट डेट में लॉक हो जाएगी अगर आपने उनको लॉक नहीं किया। फिर लॉकिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के 2 दिन बाद फिर रिजल्ट आती है। अगर आपको सीट कुछ अलॉट हुई है तो आपको जाके उस कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट करनी होती है। तो रिपोर्ट क्या होती है, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है उस कॉलेज में जाके दिए गए एक समय रहते हैं, वो 1 वीक का समय रहता है। उस दिए गए डेट में जाके वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दूँगा। वो डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द ट्यूशन फीस, अगर इन केस ऑफ डीएनबी आपको एनबीए को ऑनलाइन पे करनी पड़ती है, 1,47,000 थी लास्ट ईयर तक। और अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर प्राइवेट कॉलेज है तो वो नोडल ऑफिसर से बात करके फिर आपको डीडी के तौर पे या फिर ऑनलाइन पेमेंट करके वो रिसिप्ट लेके कॉलेज में जाना होता है। ये तो थी अलॉटमेंट के बाद आपको जाके रिपोर्ट करनी होती है। रिपोर्ट करने से पहले आपको लॉगिन करके वापस से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है, वो लेके जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। और अगर आपने रिपोर्टिंग कर लिया, रिपोर्टिंग करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, आइदर यू क्लोज दिस सीट, आप एडमिशन लेके उसको कंप्लीट कर ले, या फिर आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे कि अपग्रेडेशन क्या होती है। अपग्रेडेशन की मीनिंग क्या होती है, आप इस पे भी एक नोट कर लें। अपग्रेडेशन मीन्स अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुई है और आप उस सीट से खुश है, बट आपको लग रहा है कि इससे भी बेहतर ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप मतलब थोड़ा-थोड़ा उस सीट से खुश है, यू आर नॉट 100% सैटिस्फाइड विद दैट सीट। अगर 100% सैटिस्फाइड है तो अपग्रेडेशन लॉक मत करें, उसको क्लोज़ कर लें। अगर आप 50% सैटिस्फाइड है या फिर आप 100% सैटिस्फाइड नहीं है, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करें, तो इसके लिए आप उस कॉलेज में रिपोर्ट करके वहाँ पे विलिंगनेस देनी पड़ती है। रिपोर्टिंग के दौरान आपको वहाँ पे पूछा जाएगा, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2? वहाँ पे आपको येस बोलना है, तो ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको जो भी सीट अलॉट होती है आप उसके साथ जाएँ। अगर यहाँ पे एक और डाउट आपको आएगी कि आपने अपग्रेडेशन किया और आपकी अगर अपग्रेडेशन नहीं होती है, उस केस में क्या होगी? अगर आपकी अपग्रेडेशन नहीं होती तो राउंड 1 की जो भी सीट आपको अलॉट हुई थी, वो रिटेन हो जाएगी। अगर आपको अपग्रेडेशन हो जाती है, तो आप वापस राउंड 1 की सीट को नहीं ले सकते। नाउ यू हैव टू बी विथ राउंड 2 सीट, आपको उसको फिक्स करनी पड़ेगी और जो प्रोसीजर आपने राउंड 1 में किया था, सेम प्रोसीजर राउंड 2 के इंस्टीट्यूट में करना है। इन केस अगर आपका कॉलेज या फिर कुछ कोर्स चेंज होती है, तो आपको वापस से राउंड 1 के कॉलेज में जाना है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं वहाँ से। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद आपने जो भी फीस वगैरह या तो डीडीपी के तौर पे किया है या फिर आपने कॉलेज को ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, तो वो अमाउंट कलेक्ट करके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके सेम प्रोसीजर जो राउंड 2 वाले कॉलेज में है वो कंप्लीट करना है। और ये तो थी अपग्रेडेशन के प्रोसेस। अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिलती है तो आप डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके लिए कुछ भी आपको दोबारा री रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। आपको सिर्फ लॉगिन करना होगा राउंड 2 में, लॉगिन करके चॉइस फिलिंग करनी होती है, दैट्स ऑल। नाउ लेट्स सी हु आर एलिजिबल फॉर राउंड 2। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया था, वो कैंडिडेट राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। पहला वो दूसरे टाइप के कैंडिडेट हु ऑलरेडी अलॉटेड ए सीट और उन्होंने रिपोर्ट कर दिया उस कॉलेज में और वो अपग्रेडेशन के लिए गए, तो उनको लॉगिन करके डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना है राउंड 2 के लिए। और तीसरे टाइप के कैंडिडेट वैसे होते हैं जिनको राउंड 1 में सीट मिली है, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उस सीट को एग्जिट कर दिया विथ फॉरफीचर ऑफ 2 lakhs। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि कैंडिडेट जिनको भी राउंड 1 में सीट मिलती है, अगर वो सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो यहाँ पे पीजी या यूजी की तरह फ्री एग्जिट नहीं है। आपको यहाँ पे जो भी आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे किया 2 lakhs की, वो फॉरफिट हो जाएगी और वापस से आपको 2,05,000 पे करके राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना होता है। तो ऐसे 3 टाइप के कैंडिडेट होते हैं जो कि राउंड 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपको नीट एसएस काउंसलिंग में अप्लाई करने से पहले आपको कुछ होमवर्क करना है और या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रख के इस नीट एसएस की काउंसलिंग को अटेंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। जैसे सर्विस बॉन्ड, मतलब जो भी आप कॉलेज को सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर कॉलेजेस की लिस्ट बना रहे हैं, उस कॉलेज की लिस्ट को जब फिल करने से पहले आपको वहाँ के बॉन्ड और क्या सर्विस बॉन्ड की कंडीशन है, बॉन्ड कंडीशन और उनमें पेनल्टी क्या है, ये ज़रूर ध्यान में रखना है। ऐसा ना करें कि बहुत हाई बॉन्ड या फिर जहाँ पे पेनल्टी करोड़ों में है उनको आप ऑप्ट कर ले, उसके जगह पे आपको कुछ अच्छे कॉलेजेस कम बॉन्ड या फिर नो बॉन्ड वाले मिल रहे थे। तो
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टाइपेंड क्या है। तो ऑब्वियसली आप सुपर स्पेशलिटी कोर्स कर रहे हैं तो इवन आपका एक बेसिक नीड होता है, उसको फुलफ़िल करने के लिए आप स्टाइपेंड को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और तीसरा होता है कि जो भी आप मेडिकल कॉलेज ऑप्ट कर रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है? वो आपके शहर में है या फिर आपके स्टेट में है या फिर आपके स्टेट से उनकी कनेक्टिविटी क्या है? और नेक्स्ट होता है लैंग्वेज बैरियर। जब भी आप किसी भी पेशेंट को सुपर स्पेशलिटी में डील करेंगे, तो उस समय में आप जिस भी पेशेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको और आपकी जो लैंग्वेज बैरियर है, वो उन दोनों के बीच में, आपके बीच में, उनके बीच में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टाइपेंड, बॉन्ड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है वहाँ की ट्यूशन फीस। बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वैसे हैं जिनकी ट्यूशन फीस 5 लाख 6 लाख भी है, या फिर बहुत सारे प्राइवेट या कॉरपोरेट या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उन सब मेडिकल कॉलेजेस की भी ट्यूशन फीस 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख तक भी होती है। तो आप उन सब इंस्टीट्यूट को ऑप्ट करने से पहले आप ये ट्यूशन फीस को भी ज़रूर ध्यान में रखें। फिर नेक्स्ट होती है कट ऑफ एनालिसिस। तो आपकी क्वालिफिकेशन के बाद नीट एसएस में कुछ रैंक आई होगी और आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, या डीएनबी को टारगेट कर रहे हैं। तो आप काउंसलिंग अटेंड करने से पहले यू मस्ट नो कि उनकी कट ऑफ क्या है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो कट ऑफ के बेस पे कि आपको क्या मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती है, क्या आपको बैकअप ऑप्शन लेके चलना है। आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं, मिड रैंक है और आपको नहीं मालूम है कि आपको गवर्नमेंट मिलेगी या फिर डीएनबी मिलेगी, या फिर आपको प्राइवेट भी ऑप्ट करना पड़ सकता है। तो इस केस में आप कट ऑफ प्रीवियस ईयर की देखें और उसके बेस पे एक छोटा सा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, मुझे ये सीट मिल सकती है। उसके बेस पे फिर आगे बढ़े। इसके अलावा मतलब आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर, किसी भी इंस्टीट्यूट को ऑप्ट करने से पहले चॉइस फिलिंग ऑर्डर को रेडी रखें कि आपको फर्स्ट में क्या फिल करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको 30 इंस्टीट्यूट आपको लग रहे हैं ये इंस्टीट्यूट आपके लिए सूटेबल है, तो उनको 1 to 30 का एक ऑर्डर बना ले। या फिर आपको वो नहीं मिल रही है, बैकअप वाले इंस्टीट्यूट को आपको रखना है, तो उनमें भी बाकी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप ये एक ऑर्डर को रेडी करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बॉन्ड एंड पेनल्टी की। तो ये बॉन्ड एंड पेनल्टी आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगी, मैंने बहुत सारे रिसर्च करके इसको बनाया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। तो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की जो बॉन्ड ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स है और पेनल्टी अमाउंट जो है वो 54 लाख है। वही अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 3 ईयर्स की बॉन्ड है और बॉन्ड पेनल्टी है 60 लाख। वही अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की जो बॉन्ड ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स की है और बॉन्ड पेनल्टी 30 लाख है। और वेस्ट बंगाल में कैसा रूल है कि अगर आपने 1 साल सर्विस किया, यहाँ पे 10 लाख ईच ईयर है, तो अगर आपने 1 साल सर्विस किया तो 10 लाख डिडक्ट होंगे, दूसरे साल सर्विस किया तो 10 लाख, 3 साल कर लिया तो यू नॉट नीड टू पे सिंगल अमाउंट। फिर अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 3 साल का बॉन्ड है और 50 लाख की पेनल्टी है। वही अगर हम लोग आंध्र प्रदेश में एक कॉलेज है SBIMS तिरुपति, उसकी जो बॉन्ड ड्यूरेशन है 1 ईयर है और जो बॉन्ड पेनल्टी है वो 20 लाख है। वही अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में कोई भी बॉन्ड नहीं है आंध्र प्रदेश में। फिर अगर हम लोग कर्नाटक स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो 3 ईयर्स की बॉन्ड होती है और बॉन्ड पेनल्टी अमाउंट 50 लाख है। सेंट जोन्स एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है कर्नाटका में, उसकी जो बॉन्ड ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, पेनल्टी 5 लाख है। और कर्नाटका स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में बॉन्ड नहीं है। वही अगर हम लोग राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पहले 5 साल थी, अभी उसको कम करके 2 साल कर दी गई है और बॉन्ड की जो पेनल्टी अमाउंट है वो 25 लाख है और राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस में कोई भी बॉन्ड नहीं है। वही अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 2 साल का बॉन्ड है गवर्नमेंट कॉलेज में और 50 लाख पेनल्टी है। वही अगर तमिलनाडु के प्राइवेट कॉलेजेस की, स्टेट कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे बॉन्ड नहीं है। और अगर कुछ वहाँ पे स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस जैसे सविता चेन्नई, वहाँ पे 1 साल का बॉन्ड है, 10 लाख की पेनल्टी है, इट्स ए डीम्ड यूनिवर्सिटी। वही अगर हम CMC वेल्लोर की बात करें तो 2 साल का बॉन्ड है और 1.5 ईयर पेनल्टी है। और रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है चेन्नई में, उनकी बात करें तो 1 साल का बॉन्ड है, 10 लाख पेनल्टी है। वही अगर हम लोग उड़ीसा की बात करते हैं तो 2 साल का बॉन्ड है गवर्नमेंट कॉलेज में, 45 लाख पेनल्टी है। उड़ीसा में 2 प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसमें बॉन्ड नहीं है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे भी 2 साल का बॉन्ड है, बॉन्ड पेनल्टी अमाउंट इट्स वेरी ह्यूज, वो 1 करोड़ का है। और उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस में कोई भी बॉन्ड नहीं है। वही अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे BHU, AMU जैसे कॉलेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बॉन्ड नहीं है।
वही तेलंगाना की बात करते हैं तो 2 साल का बॉन्ड है, 50 लाख रुपीस पेनल्टी है। महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे बॉन्ड नहीं है, गवर्नमेंट में 2 साल का बॉन्ड है और 2 सीआर तक का पेनल्टी अमाउंट है। एमपी की बात करें मध्य प्रदेश की तो गवर्नमेंट में 1 साल का बॉन्ड है, 10 लाख की पेनल्टी है। प्राइवेट में मध्य प्रदेश में कोई भी बॉन्ड नहीं है। वही अगर हम लोग केरला की बात करें तो 1 साल का बॉन्ड है, 2 सीआर पेनल्टी है और केरला के प्राइवेट कॉलेजेस में देयर इज़ नो बॉन्ड। गुजरात की बात करते हैं तो 1 ईयर वहाँ पे सर्विस बॉन्ड है और 50 लाख की पेनल्टी है। तो वैसे कैंडिडेट जो भी गुजरात के लिए ऑप्ट कर रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट नोट बना ले कि गुजरात में जो बॉन्ड पेनल्टी अमाउंट है उसमें वो 50 लाख है, बट 15 लाख आपको उसकी बैंक गारंटी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग देनी पड़ती है। वो लोग मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम देते हैं और रिमेनिंग 35 लाख की आपको अंडरटेकिंग ले लेंगे एक बॉन्ड पेपर में। तो अगर कोई भी ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे जो बॉन्ड पेनल्टी वो 50 लाख है बट बैंक गारंटी का ज़रूर ध्यान रखें। और गुजरात के प्राइवेट कॉलेजेस में देयर इज़ नो बॉन्ड। असम की बात करें 1 ईयर बॉन्ड, 50 लाख पेनल्टी। बिहार की बात करें तो बिहार में पीएमसीएच जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में 1 साल का बॉन्ड है और 50 लाख की पेनल्टी है। वही अगर हम लोग इंदिरा गांधी की बात करें आईजीएमएस पटना की तो वहाँ पे नो बॉन्ड। और ईएसआईसी की बात करें, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ईएसआईसी में 2 साल की बॉन्ड और 15 लाख की पेनल्टी होती है। और कुछ नो बॉन्ड स्टेट की मैं नाम लेने जा रहा हूँ, उनको तो आप अच्छे से फिल कर सकते हैं अपने टॉप प्रायोरिटी में। जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मणिपुर, बिहार की आईजीएमएस, छत्तीसगढ़, मेघालय। वैसे स्टेट में बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टाइपेंड। मैं यहाँ पे एक रफ लिस्ट बनाया हूँ एक एवरेज स्टाइपेंड की स्टेट वाइज। तो आंध्रा की बात करते हैं तो 48,000 टू 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड है। वही अगर हम लोग आंध्रा में एसबीआईएमएस तिरुपति की बात करते हैं तो वहाँ पे 98,000 टू 1 लाख के अराउंड है। आसाम में 54,000 टू 1 लाख एवरेज स्टाइपेंड है पर मंथ। और बिहार की बात करें तो 90 के एवरेज है। छत्तीसगढ़ में 55 के, दिल्ली में 1.1 लाख से ऊपर है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में 1.1 लाख प्लस, गोवा में 95 के प्लस, गुजरात 1 लाख प्लस, हरियाणा 1 लाख प्लस, जम्मू कश्मीर 98 के। मैं ये एवरेज स्टाइपेंड पर मंथ की बात कर रहा हूँ। कर्नाटका 55 के प्लस, झारखंड 81 के प्लस, केरला 65 के प्लस, एमपी 65 के प्लस, महाराष्ट्र 85 के प्लस, मणिपुर 1 लाख प्लस, मेघालय 75 के प्लस, उड़ीसा 60 के प्लस, पंजाब 65 के प्लस, राजस्थान 85 के प्लस, तमिलनाडु 50 के प्लस, तेलंगाना 56 टू 92 डिपेंडिंग अपन कॉलेज 92 के प्लस, यूपी 1.15 लाख प्लस, उत्तराखंड 1 लाख प्लस, वेस्ट बंगाल 55 टू 75 के। तो ये तो थी लाइक स्टाइपेंड के बाद अब हम लोग यहाँ के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखने जा रहे हैं, जिससे कि आप अपनी लाइक एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस ग्रुप वाइज या ब्रांच वाइज या कोर्स वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंपटीशन लेवल की बात करते हैं तो मैंने एक यहाँ पे एनालिसिस किया है कि इस साल कंपटीशन लेवल जो है नीट एसएस की काफ़ी हाई होने जा रही है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि उन्होंने 1 साल डिले किया, मतलब एक बैच ही नहीं है, उसमें बहुत सारे पीजी एस्पिरेंट थे जो पास करके उनको 1 साल मतलब एक बैच एक्स्ट्रा है इसमें। और वही अगर हम लोग टोटल कैंडिडेट की बात करते हैं तो टोटल कैंडिडेट इन लास्ट ईयर जो थी वो 19,486 थी, जो अपियर कैंडिडेट 2023 में। 24 में बात करें 29,096, मतलब लगभग 10,000 कैंडिडेट, 9,600 प्लस कैंडिडेट इस साल आए हैं। मतलब कंपटीशन लेवल ऑब्वियसली मेडिकल और सर्जिकल ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलेगी। वही अगर हम लोग एक्सपेक्टेड सीट इंक्रीमेंट की बात करें तो मैंने जहाँ तक कैलकुलेट किया था मार्च एंड तक, 31 मार्च तक, तो अराउंड 339 सीट्स जो थी वो इंक्रीमेंट हुई थी। और आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड लाइक 400 450 मैक्स टू मैक्स 500 टोटल सीट इंक्रीमेंट हो सकती है। फिर भी आप अगर कंपटीशन लेवल को देखें तो 10,000 नए कैंडिडेट आए हैं अपियर्ड कैंडिडेट, उसमें से 50% अगर क्वालिफाई भी किए होंगे तो 5,000 कैंडिडेट है और 500 सीट, मतलब 1:10, मतलब ऑब्वियसली कंपटीशन लेवल थोड़ी हाई होने जा रही है। और मैं अब नेक्स्ट आ रहा हूँ कि ग्रुप वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ये एक मतलब मेरे कैलकुलेशन के बेस पे हमारी टीम ने और मैंने मिलकर एक एनालिसिस किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेडिकल ग्रुप की बात करते हैं। तो मेडिकल ग्रुप में सबसे पहले डीएम गैस्ट्रो की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लगभग जिनकी रैंक बिलो 1500 है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं।
वही अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो 4500 टू 5000 के बिलो होगी तो वो सेफ मान सकते हैं। और गैस्ट्रो अभी काफ़ी डिमांड में चल रही है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन लेवल हाई होगी। वही अगर हम लोग कार्डियोलॉजी की बात करते हैं तो कार्डियोलॉजी में 2600 2700 उससे बिलो रहेगी तो ही गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। वही अगर हम लोग डीएनबी की बात करते हैं तो डीएनबी में बिलो 7000 रैंक सेफ माना जा सकता है। वही अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 8000 के बिलो रैंक वाले सेफ माने जा सकते हैं। वही क्रिटिकल केयर मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो क्रिटिकल केयर में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 3500 के बिलो वाले सेफ मान सकते हैं अपने आप को। और ये जो भी मैं एक्सपेक्टेड कटअप बोल रहा हूँ वो राउंड 2 या राउंड 3 तक का बोल रहा हूँ। इसके बाद डीएनबी अगर क्रिटिकल केयर की बात करते हैं तो बिलो 8000। और अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की भी बात करते हैं तो बिलो 8000। वही अगर हम लोग न्यूरोलॉजी की बात करते हैं तो 5500 5600 के बिलो रैंक वाले को गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। वही अगर हम लोग डीएनबी की बात करते हैं तो बिलो 7000, प्राइवेट कॉलेज की बिलो 7500। और मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं तो 2600 या 2700 के बिलो वाले अपने आप को सेफ सोच सकते हैं। वही अगर हम लोग डीएनबी की बात करते हैं तो बिलो 5000, प्राइवेट कॉलेज के बिलो 6000, बिलो 6400 ऐसा। नेक्स्ट हम लोग सर्जिकल ग्रुप की बात करते हैं। तो अगर आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए लाइक कोर्स वाइज तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें। मैं एक पीडीएफ मैंने बनाया वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वही अगर हम लोग सर्जिकल ग्रुप की बात करते हैं तो यूरोलॉजी में लगभग 500 550 मैक्सिमम 550 के नीचे जिनके रैंक है उनको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। वही प्राइवेट की बात करें तो 5000 5500 के बिलो वाले। गैस्ट्रो की बात करते हैं तो बिलो 700 वाले अपने आप को सेफ सोच सकते हैं। डीएनबी की बात करते हैं गैस्ट्रो की तो 750 800 के बिलो वाले। वही अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो बिलो 3000 वाले। अगर हम लोग सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं तो 350 400 मैक्स टू मैक्स या उसके बिलो रैंक वाले को गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। वही अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो 3000 3500 के बिलो वाले को मिल सकती है। न्यूरो सर्जरी की बात करें तो न्यूरो सर्जरी इस बार में थोड़ा कम डिमांड में है तो 3500 3800 ऐसे वाले रैंक में तो 4000 के बिलो वाले को न्यूरो सर्जरी मिल सकती है। वही डीएनबी न्यूरो सर्जरी की बात करें तो बिलो 6000 के जिनके रैंक है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही अगर प्राइवेट कॉलेज में भी 6000 के बिलो वाले को मिल सकती है। वही अगर हम लोग कार्डियक सर्जरी की बात करें सीवीटीएस की तो बिलो 6000 5500 वाले 6000 मैक्स टू मैक्स वाले को मिल सकती है। वही अगर हम लोग डीएनबी की बात करें तो 4500 4400 के बिलो वाले। फिर अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 6000 6200 तक जा सकती है। प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो प्लास्टिक सर्जरी 4400 4500 तक मिल सकती है। वही अगर हम लोग ये गवर्नमेंट कॉलेज की थी। डीएनबी की बात करें तो 5000 5500 के बिलो वाले। वही अगर प्लास्टिक सर्जरी प्राइवेट कॉलेज 6000 रैंक तक को सेफ माना जा सकता है। अब अगर हम लोग एंडोक्राइन सर्जरी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बिलो 750 800 रैंक। डीएनबी की बात करते हैं तो बिलो 1000 रैंक वाले सेफ माने जाएंगे। तो ये तो थी सर्जिकल ग्रुप की। फिर अगर हम लोग एनेस्थेसिया ग्रुप की बात करते हैं तो कार्डियक एनेस्थेसिया जिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बिलो 550 रैंक, डीएनबी के लिए 750 मैक्स टू मैक्स 800 रैंक और प्राइवेट कॉलेज के लिए 700 टू 750 रैंक। और न्यूरो एनेस्थेसिया की बात करते हैं तो न्यूरो एनेस्थेसिया गवर्नमेंट में काफ़ी कम सीट है तो वो मुश्किल से 15-20 रैंक तक जाएगी, उससे ऊपर तो नहीं जाती है। वही अगर हम डीएनबी की बात करें तो 700 तक जा सकती है, बिलो 700 में क्लोज होगी। प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं 7 मैक्स टू मैक्स 750 के बिलो। और अगर हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट और डीएनबी में कोई सीट नहीं है, प्राइवेट में कुछ 1 या 2 कॉलेजेस में सीट है जिसके लिए जो कट ऑफ होती है वो 700 600 रैंक तक जाती है। और पीडियाट्रिक एनेस्थेसिया की बात करें तो इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी कम सीट है तो उसके लिए रैंक बिलो 100 सेफ माना जाएगा और डीएनबी और प्राइवेट में कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ओबीजीवाई ग्रुप। तो इसमें अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव मेडिसिन देखते हैं तो उसके लिए उसमें भी गवर्नमेंट में काफ़ी कम सीट है, डीएनबी में तो है ही नहीं। उसके लिए रैंक बिलो 45-50 इसके नीचे सेफ माना जाएगा। वही अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं मैक्स टू मैक्स 200 या 250 रैंक तक जा सकती है। गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं तो उसके लिए रैंक बिलो, इसमें भी गवर्नमेंट में काफ़ी कम सीट है तो रैंक बिलो 30-35 सेफ माना जाएगा। और डीएनबी की बात करते हैं तो रैंक बिलो 30-35 डीएनबी में भी सेफ माना जाएगा।
कोई प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो रैंक बिलो 70, 65 या 70 के आसपास में। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेडियोलॉजी ग्रुप। इसमें भी रेडियोलॉजी ग्रुप में अगर हम लोग इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में भी इसमें काफ़ी कम सीटें हैं, तो इसमें रैंक बिलो 85-90 जिनका रहेगा उनको मिल सकती है। डीएनबी का भी सेम 85-90 के आसपास में जाएगी। पर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें फीस हाई होने के कारण उनकी जो रैंक है 250-240 तक जा सकती है। फिर न्यूरो रेडियोलॉजी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट और डीएनबी में कोई भी सीट नहीं है, प्राइवेट के कुछ गिने चुने कॉलेज में सीट है जिनकी जो कट ऑफ है वो 50-60 रैंक तक जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग पीडियाट्रिक ग्रुप की अगर बात करते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा ग्रुप है, मेडिसिन सर्जरी के बाद सबसे बड़ा ग्रुप है। अब पीडियाट्रिक्स में अगर हम लोग पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट में कम सीट है, तो 50 रैंक तक जा सकती है। डीएनबी 60 रैंक के बिलो ही मिल सकती है। प्राइवेट की बात करें तो वो 300 तक जा सकती है। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट में 450 तक जा सकती है। डीएनबी में कोई भी सीट नहीं है एज ऑफ नाउ। और अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वो 250 तक ऐसे तक जा सकती है। पीडियाट्रिक कार्डियो की बात करते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट में काफ़ी कम सीट है, तो जिनके रैंक 45-50 या उसके बिलो है उनको मिल सकती है। डीएनबी की बात करें तो 450-500 तक सेफ माना जा सकता है। वही अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो उसमें 600 तक जा सकती है। और अगर हम लोग नियोनेटोलॉजी की बात करते हैं तो उसके गवर्नमेंट की जो कट ऑफ है वो बिलो 300 होनी चाहिए। डीएनबी की 250 के बिलो और प्राइवेट की 900-920 ऐसे उसके बिलो। और अगर हम लोग पीडियाट्रिक गैस्ट्रो की बात करें तो सिर्फ गवर्नमेंट के कुछ 2-3 इंस्टीट्यूट में ही है जिसकी कट ऑफ मैक्स टू मैक्स 10 रैंक तक जा सकती है। अब हम लोग आते हैं दूसरे छोटे छोटे ग्रुप पे, जैसे रेस्पिरेटरी मेडिसिन में जिनका रैंक बिलो 85-90 है उनको ही मिल सकती है। ऑर्थो ग्रुप की बात करें तो रैंक बिलो 60 होनी चाहिए। साइकेट्री ग्रुप की बात करें तो रैंक बिलो 20। ईएनटी की बात करें तो रैंक बिलो 20। और ये गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए 30, क्योंकि इसमें सीटें भी काफ़ी कम है और कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कंपटीशन लेवल। भाई पैथो की बात करें तो रैंक बिलो 70। होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लाने की। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मिसिंग है, जो कि इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं उस पर आपको आंसर दूंगा। और वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या है, जैसे कि आप काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं, आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बॉन्ड ये सब देख लिया। अब मेन होता है काउंसलिंग की स्ट्रैटेजी बनाना। वो स्ट्रैटेजी आप कैसे बनाएंगे और आप आगे की जो काउंसलिंग की जो फर्दर प्रोसीजर है उसको कैसे प्रोसीड करेंगे, चॉइस कैसे फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, काउंसलिंग के रूल्स के बारे में जो अवेयरनेस होती है वो आपको होनी चाहिए। और काउंसलिंग से रिलेटेड जो डेडलाइंस होती है, इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, उसके बारे में भी आपको पहले से मालूम होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप अगर चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं तो वो चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स देखने होते हैं। इंस्टीट्यूट जो भी आप फिल करने जा रहे हैं उनकी इंस्टीट्यूट की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। डिटेल्स मतलब वो कोर डिटेल्स, हैंड्स ऑन कैसा है वहाँ पे, हैंड्स ऑन के साथ साथ वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो कितना टॉक्सिक है, नंबर ऑफ़ केसेस कैसे आते हैं, और स्पेशली अगर कोई लेडी डॉक्टर है उनके लिए वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, वो एरिया सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट्स बहुत ध्यान देते हैं आजकल। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो काउंसलिंग स्टार्ट अभी भी कुछ भी देरी नहीं हुई है, कुछ भी लेट नहीं हुआ है। काउंसलिंग स्टार्ट होने में अभी भी मिनिमम 2 वीक्स बचे हुए हैं, या फिर मोर देन 1 वीक्स तो है। अकॉर्डिंग टू लाइक एमसीसी लास्ट नोटिस मई फर्स्ट वीक में वो स्टार्ट होना है। और अकॉर्डिंग टू मी अभी तक भी बहुत सारे सीट है उनकी इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, तो मई सेकेंड वीक तक वो जा सकती है। काउंसलिंग डेट मई फर्स्ट वीक तक में आ जाएगी, सेकेंड वीक से शायद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो उससे पहले आप होमवर्क कर ले। अगर आपसे वो टाइम नहीं मिल पा रहा, होमवर्क नहीं कर पा रहे, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। आप हमें हायर कर सकते हैं फॉर 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग, जिसमें बहुत सारे सेशंस इन्वॉल्व होंगे। और इसके साथ साथ लाइक मैं और मेरी टीम आपको पर्सनली गाइड करेंगे कि ये काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करना है। और या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जाके हमारा डिटेल्स देख सकते हैं, दैट इज़ www.neetpredictor.org, या फिर आप हमें व्हाट्सएप करके सारा डिटेल्स ले सकते हैं। तो मैं इसमें आपको कैसे हेल्प करने जा रहा हूँ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कि मैं इसमें आपको आपके बिहाफ पे पर्सनलाइज्ड एक रोड मैप बनाऊंगा, जिसे हम लोग मैपिंग कहते हैं। मतलब रोड मैप मतलब आपके रैंक के बेस पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं, उस इंस्टीट्यूट की डिटेल्स, जैसे वहाँ पे बॉन्ड कितना है, ट्यूशन फीस क्या है, हिडन फीस क्या है,
हॉस्टल चार्जेस क्या है, वहाँ पे स्टाइपेंड कितना पे करते हैं, हैंड्स ऑन कैसा देते हैं, नहीं देते हैं, और मेरे पास मैक्सिमम इंस्टीट्यूट के रिव्यूज़ और वहाँ के रेसिडेंट्स के नंबर है। तो कैंडिडेट जो भी स्पेशली गवर्नमेंट या डीएनबी के इंस्टीट्यूट को प्रेफ़र कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डीएनबी के इंस्टीट्यूट की जो एकेडमिक होती है वो काफ़ी पुअर मानी जाती है। और बट कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ की एकेडमिक काफ़ी अच्छी है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की एकेडमिक अच्छी है, बट वहाँ पे हिडन चार्जेस या फ़ीस ज़्यादा है। तो मैं आपको मतलब एक सिंगल वर्ड में बोलूँगा कि अगर आपको काउंसलिंग की नॉलेज नहीं है और कैसे ये काउंसलिंग अटेंड करनी है, तो बेटर होगा कि यू कैन हायर अस, वी कैन हेल्प यू आउट, और आई एम 100% श्योर कि मैं आपको हेल्प करूँगा। मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और आगे जाने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ के प्लानिंग किया है रिलेटेड टू नीट एसएस काउंसलिंग, और नीट पीजी काउंसलिंग का भी ऑलरेडी हम लोगों ने पोस्ट कर रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे आप या सोशल मीडिया में इस वीडियो की लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो को बंद करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।